Hello students, I hope you all must be having a great time. So it's me Gaurav from Ved Science Foundation. I welcome you all to this beautiful session of Ved Science Foundation. And now you can subscribe to our channel and also you can hit the bell icon for the regular update. So I'm a faculty of social science. तो अभी तक हम कर चुके हैं चैप्टर 1 ऑफ योर ज्योग्राफी. ठीक है, इस चैप्टर में हमने इंडिया साइज़ एंड लोकेशन के बारे में पढ़ा है और ये जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस की है, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा. ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. नाउ टुडे आई शैल बी डिस्कसिंग द चैप्टर नेमली फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री. ठीक है, जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट, so we shall be preparing for the NTSC examination as well as for CBSE examination. alright, तो जो हमारी अप्रोच है इसमें वो इंटीग्रेटेड अप्रोच है. alright, so let's get started now. So this is the name of the chapter, that is French Revolution. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आपको सिर्फ इस वर्ड पे गौर करना है, द वर्ड इन द नेम ऑफ रेवोल्यूशन. रिवोल्ट क्यों होता है? रिवोल्ट होने के पीछे जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं? वाई रिवोल्ट टेक्स प्लेस? इज इट नेसेसरी फॉर द रेवोल्यूशन टू टेक प्लेस? अगर हमें कुछ चेंज करना है तो क्या ज़रूरी है कि रेवोल्यूशन ही करना पड़ेगा? तो फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रेवोल्यूशन किया गया? ऐसा क्या हुआ था फ्रांस में? ऐसी क्या समस्या आई थी या फिर ऐसी क्या चीज़ थी जिसमें फ्रांस को इतना ज़्यादा रिवोल्ट करना पड़ा? फ्रांस की जो जनता थी वो सड़कों पे आ गए. उन्होंने तो दावा बोल दिया कि अब तो हम रिवोल्ट करेंगे राजा के खिलाफ, राजा के सिस्टम के खिलाफ. अब ऐसी क्या चीज़ हुई थी फ्रांस में जिसके कारण फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ? तो जब भी हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, व्हेनेवर वी स्टडी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए. द आइडियाज़ रिलेटेड टू इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी. यानी कि फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं, इक्वालिटी हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं बेसिकली, और लिबर्टी और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, कैसे एक कम्युनिटी आपस में रह करके आवाज़ उठा सकती है. ठीक है, ये हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिखाया. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा ऐतिहासिक इवेंट यानी कि एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट बना पूरी दुनिया के लिए जिसने बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया को सिखलाई. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटिफुल चैप्टर, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन फ्रांस वो अभी हम देखते हैं. तो हम एक सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है, कि बेसिकली पहले हुआ क्या था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन? सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट स्ट्राइक्स आवर माइंड इज कि फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति आखिर थी क्या? ऐसा क्या हुआ फ्रांस में जो फ्रांस की जनता सड़कों पर आ गई और राजा के खिलाफ उन्होंने विरोध किया, उन्होंने रिवोल्ट किया? ठीक है, ऐसा हुआ क्या था? देखिए, 14 जुलाई ऑफ 1789, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 14 जुलाई 1789 की सुबह को The city of Paris was in the state of alarm. अब इसमें स्टेट ऑफ अलार्म की बात करी है ना. व्हाट इज स्टेट ऑफ अलार्म? यानी कि
राजा ने एक तरीके की इमरजेंसी लगा दी, आप ऐसे समझ सकते हो। स्टेट ऑफ अलार्म मींस कि गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की इमरजेंसी लगा सकती है अपनी कंट्री में, ठीक है, लोगों को बिना बताए। सो द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। राजा ने अपने सोल्जर्स को कमांड दिया कि तुम सिटी की ओर प्रवेश कर जाओ, ठीक है। किंग ने अपने ट्रूप्स को कमांड दे दिया कि अब आप सिटी में चले जाओ, और सिटी में जाके क्या करना है वो भी देखते हैं। र्यूमर्स स्प्रेड, यानी कि अफवाह फैली, और वो अफवाह क्या थी, दैट ही यानी कि किंग would soon order the army to open fire upon the citizens। तो क्या अफवाह फैली कि राजा ने अपने ट्रूप्स को यह ऑर्डर दिया है कि लोगों पर यानी कि फ्रांस की जनता पर आपको ओपन फायर करना है, गोलियां चलानी है। किस खुशी में? यह तो अफवाह थी, ठीक है। अब इस अफवाह को सुनकर, इस र्यूमर को सुनकर जो फ्रांस की जनता थी उन्होंने क्या किया, यहां तक की स्टोरी क्लियर है, ठीक है। 14 जुलाई 1789 सुबह का टाइम था। पेरिस की जो सिटी थी, इट वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, एक तरह की इमरजेंसी लगाई गई थी वहां पर। उसके बाद किंग ने कमांड किया अपने ट्रूप्स को कि सिटी में एंटर कर जाओ, और यह र्यूमर फैल गया कि फ्रांस के लोगों के ऊपर आपने ओपन फायर करना है। दिस वॉज द र्यूमर। ऑलराइट, नाउ around 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. Now what is this? लोगों ने अपने खुद की आर्मी बना ली, पीपल्स मिलिट्री, ठीक है। लोगों ने खुद की आर्मी बना ली। उन्होंने तो अफवाह सुनी कि ऐसा हमारे साथ होने वाला है, तो चलो हम खुद की आर्मी बना लेते हैं, ठीक है। So around 7,000 men and women they gathered in front of town hall। टाउन हॉल एक जगह, ठीक है, वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और डिसाइड किया अब हम रिवोल्ट करेंगे अपनी आर्मी बनाकर। Then they broke into a number of government buildings in search of arms। तो जितने भी सरकारी दफ्तर थे, सरकारी ऑफिसेस थे और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे, इस होप में उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर एंट्री ले ली। किस उम्मीद में कि भाई वहां पर जो है आर्म्स होंगे, हथियार होंगे जो हमें मदद करेंगे फाइट करने में राजा के खिलाफ। देन ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। यानी कि एक प्रिजन हुआ करता था जहां पर राजा प्रिजनर्स के साथ बहुत हाई लेवल का अत्याचार करता था, ठीक है। तो उस प्रिजन का नाम क्या था? उस प्रिजन का नाम था द प्रिजन ऑफ बेस्टाइल। एंड दिस वॉज हेटेड बाय ऑल, दिस वॉज हेटेड बाय ऑल वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनेशन। यानी कि लोगों को उम्मीद थी यहां पर बंदूकें, ठीक है, जो भी सामान था जो आर्मी के लोग यूज करते थे, यहां पर शायद वो सामान हमें मिल जाए ताकि हम रिवोल्ट कर सके, ठीक है। सो पीपल थॉट कि अगर हम फोर्ट्रेस प्रिजन में एंट्री ले लेंगे, ठीक है, वहां पर घुस जाएंगे, तो हमें वहां पर होर्डेड एम्यूनेशन मिल जाएंगे, आर्म्स एंड एम्यूनेशन मिल जाएंगे, ठीक है, हथियार मिल जाएंगे हमें। नाउ the commander of the Bastille was killed and only 7 prisoners were released। तो जो बेस्टाइल का कमांडर था, जो चीफ था, ठीक है, जो प्रिजन बेस्टाइल का, उसको मार दिया गया और सिर्फ 7 लोगों को वहां से निकाला गया उस प्रिजन से। ऑलराइट, सो द प्रिजन वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज
द किंग यूज्ड हिज डिस्पोटिक पावर, यानी कि किंग के पास सारी की सारी पावर्स थी। किंग बहुत हाई लेवल का टॉर्चर करता था लोगों के साथ। ठीक है, इतना क्लियर है। देन अब ये आप देख सकते हैं इमेज। ठीक है, सो दिस वॉज द प्रिजन ऑफ बेस्टाइल, और लोग आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर आ गए हैं। ठीक है, ये रिवोल्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग जला दी, गवर्नमेंट ऑफिस को वो जला रहे हैं। ठीक है, और इस होप में प्रिजन ऑफ बेस्टाइल में वो एंटर कर रहे हैं ताकि उनको होर्डेड एम्युनिशंस मिल जाए। ठीक है, सो दिस वॉज द प्रिजन ऑफ बेस्टाइल विच वॉज हेटेड बाय ऑल, क्योंकि यहां पर बहुत हाई लेवल का अत्याचार होता था। ठीक है, टॉर्चर किया जाता था। इज दैट क्लियर? नाउ द प्रिजन ऑफ बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। नाउ व्हाट इज डिस्पोटिक पावर? यानी कि किंग हैज द अथॉरिटेरियन पावर, अथॉरिटेरियन रूल। ठीक है, किंग के पास सारी की सारी ताकतें थी। जो राजा ने बोल दिया वो ही होगा, ना इधर ना उधर, जैसा राजा बोलेगा वैसा ही होगा। सो दिस वॉज द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? Yes. The fortress was demolished. So finally, this fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wish to keep a souvenir of its destruction. यानी कि जो वहां के पत्थर थे फोर्ट्रेस प्रिजन के, ठीक है, उसको मार्केट में सेल किया गया, और सेल करने का पर्पस क्या था वो तो हमें नहीं पता, ना हमें जाने की जरूरत है। बट दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, यानी कि याद में कि ऐसा हुआ था। ठीक है, तो याद में एक यादगार रहे, तो जितने भी वहां के स्टोन फ्रैगमेंट्स थे, ठीक है, उसको मार्केट में बेचा गया। ठीक है, और मार्केट में बेचा गया। ठीक है, टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, यानी कि उनको याद रहे कि ये फोर्ट्रेस प्रिजन की हमने तबाही की थी। सो दिस वॉज द केस। ऑल राइट, देन द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, यानी कि अगर हम विलेज एरिया भी देखते हैं और सिटीज में भी देखते हैं, अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी बहुत लार्ज स्केल पे राइट्स हो रहे थे। ठीक है, दंगे फसाद हो रहे थे। All right, now, so most people were protesting against the high prices of bread. This is the main point. This is the main point you should remember. Due to the high prices of bread, most people were protesting. ठीक है, तो रिवोल्ट का कारण आपको पता चल गया। लोगों के पास खाना नहीं होगा तो लोग कैसे जिएंगे? ठीक है भाई, राजा के पास कुछ लोग गए, ठीक है, या फिर जो राजा के कुछ खास थे, उन्होंने राजा से बात करी कि लोगों के पास खाने को ब्रेड नहीं है, लोगों के पास खाने को ब्रेड नहीं है, क्योंकि फ्रांस की जो स्टेपल डाइट थी वो ब्रेड थी। ठीक है, तो राजा की जो पत्नी थी उसने क्या बोला, ब्रेड नहीं है तो केक खाओ, ब्रेड नहीं है तो केक खाओ। इसका मतलब क्या है कि राजा अपनी जनता से इतना डिस्कनेक्टेड था कि उसको पता ही नहीं था कि मेरे देश में क्या चल रहा है, लोगों के पास कितना खाना है, लोग भूख से मर रहे हैं, यह राजा को मालूम ही नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज व्हाट। ठीक है, सो किंग वॉज सो मच डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट्स पीपल कि ही वॉज अनअवेयर अबाउट द फैक्ट कि मेरे पास या फिर मेरी जनता के पास कितना खाना है या क्या है, उनकी जो लाइवलीहुड है वो ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, बस उसको अपने ऐशो आराम से मतलब था, बस। सो इज दैट क्लियर? नाउ, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब बात हो रही है लेट 18th सेंचुरी के बारे में। ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th
सेंचुरी, ये याद रखना। नाउ किंग लुइस 16, अब ये इंपॉर्टेंट फिगर है यहां पर, लुइस 16 ये बोर्बोन डायनेस्टी से बिलोंग करता था और सन 1771 में, इन द ईयर 1771 ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस की गद्दी पे ये बैठ गया, यानी कि ये राजा बन गया। ठीक है, पूरे फ्रांस की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? किंग लुइस 16 के हाथ में थी, और इन द ईयर 1771 में इसने गद्दी संभाल ली। ठीक है, नाउ बेचारा सिर्फ 20 साल का ही था जब इसकी शादी हो गई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। ठीक है, सो ही वॉज जस्ट 20 years old when he got married to the princess in the name of Mary Antoinette, and she was Austrian princess. All right, Mary Antoinette. Now, जब अपनी नई गद्दी संभाली, यानी कि अपने थ्रोन पे जब ये बैठा, ठीक है, तब उस राजा ने क्या देखा? एम्प्टी ट्रेजरी। भाई जो संदूक है वो एकदम खाली है, पैसा तो है ही नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? नो मनी नथिंग, राजा का सर्वाइवल कैसे होगा? कोई टेंशन की बात नहीं, राजा तो सर्वाइवल कर ही लेगा। नाउ लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। अब यहां पर देखिए कैसे कनेक्शन हो रहा है। राजा ने क्या देखा? भाई धन दौलत तो है ही नहीं, सारा खाली पड़ा है, कंगाली एकदम। ठीक है, सब कंगाल हो रखे हैं। अब उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण क्या था? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, जितनी भी फ्रांस की संपत्ति थी, वो सारी की सारी वॉर में जा चुकी थी। भाई वॉर होगा तो रिसोर्सेज लगेंगे, बहुत पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए आज के टाइम में चाहे जितनी भी पावरफुल कंट्रीज हो, जितनी भी मिलिट्री पावरफुल कंट्रीज हो, वो वॉर नहीं करना चाहती। ताकतवर सभी हैं, ताकतवर तो सभी हैं, पावर सबके पास में है, कमजोर कोई नहीं है, मगर कोई भी वॉर करना नहीं चाहता। उनको पता है जिस दिन वॉर किया उनकी कंट्री 100 साल पीछे चली जाएगी, इतना नुकसान हो जाता है वॉर का। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलीज, या फिर सॉरी वर्साइल्स। ठीक है, वर्साइल्स यानी कि जो राजा का पैलेस, ठीक है, राजा का कोर्ट, राजा के जो आसपास की लोकेशन, उन सब का खर्चा कहां से निकलेगा? उसको भी तो मेंटेनेंस चाहिए, तो उसके लिए भी इतना पैसा नहीं था। ठीक है, देन अंडर लुइस 16, लुइस 16 जब राजा था, फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। यानी कि फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया फ्रीडम दिलाने के लिए, और फ्रीडम किससे? ब्रिटेन से। तो ये कॉमन दुश्मन थे ब्रिटेन के। ठीक है, तो जितनी भी 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्रीडम दिलाई फ्रांस ने, उन्होंने मदद करी। ठीक है, उसमें भी पैसा लगा। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion. Now लिवर या फिर लिवरे, इसको जैसा भी आप बोलना चाहें, ठीक है। सो इट वॉज अ यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, इट वॉज अ यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, ठीक है, ये एनटीएससी में पूछा जाता है। तो होना क्या था, फ्रांस के ऊपर कर्जा चढ़ता गया,
ठीक है, टाइम टू टाइम फ्रांस के ऊपर जो डेट था, जो कर्जा था, और राइज होता गया। अब देखिए, लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, यानी कि जिन्होंने फ्रांस को क्रेडिट दिया था, फ्रांस को लोन दिया था, नाउ दे बिगैन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जो लोन दिया था उसके ऊपर 10% उन्होंने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब कितना बर्डन आ चुका था फ्रांस पे, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देन द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ its बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। तो फ्रेंच गवर्नमेंट मजबूर किस चीज के लिए थी? दे गॉट टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि कंट्री अपने लोगों के लिए बजट बनाती है। जितने भी देश हैं अपनी कंट्री, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया जो है हमारे लिए बजट बनाता है, यानी कि लोगों के लिए बजट बनाता है। ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स आती है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। फ्रांस में उल्टा ही चल रहा था। फ्रांस में क्या हो रहा था? लोगों के लिए बजट नहीं बनाया गया। बजट किस चीज के ऊपर बनाया गया? ऑन इंटरेस्ट पेमेंट पे। ठीक है, जो बजट लोगों के लिए बनना चाहिए वो बजट किसके ऊपर बना? इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, क्योंकि जिससे लोन लिया है आपको उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा और बाद में मूल भी देनी पड़ेगी पूरा, है ना? ऐसे तो आप बच नहीं सकते, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है बचने का। या तो लड़ाई करो, लड़ाई करके और ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खत्म कर दोगे आप, जो भी बचा कुचा है सब बिगाड़ दोगे, तो ये कब तक चलेगा? तो फ्रांस ने जो बजट बनाया वो मजबूर थे, फ्रांस के जो राजा थे, ठीक है, और जो राजा के मंत्री थे जो कि बजटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, वो मजबूर थे कि हमें इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जो बजट हमने बनाया है उसमें से ज्यादा हमें तो इंटरेस्ट पेमेंट की, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। ठीक है, देन to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. भाई चीजें तो चलती रहेंगी, है ना? यानी कि अपने रेगुलर एक्सपेंसेस चलाते रहना, आर्मी को मेंटेन करना, गवर्नमेंट कोर्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिस को मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज को मेंटेन करना। पैसा तो चाहिए ना, तो पैसा कहां से आएगा? राजा ने देखा कि भैया जो तिजोरी है वो तो खाली पड़ी है, तो पैसा कहां से आएगा? लोगों की जेब काटेंगे। इंक्रीज टैक्सेस। ऑलराइट, सो किंग डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्सेस। अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, even this measure would not have sufficed, यानी कि यह भी इतना काफी नहीं था। आप बेशक से टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं, irrespective of the fact you are increasing the tax, but it hardly matters, ये सफाइस नहीं है, आपको कुछ और मेजर्स उठाने पड़ेंगे। देन फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। एक तरह का किंगडम समझ, ठीक है, एक तरह का समझिए किंगडम। 3 स्टेट्स। सो द फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। तो आप समझिए कि ये एक तरह का किंगडम था, ठीक है, एक तरह का राज्य। And only members of the third state paid taxes. Now what were these states? अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर थे, सारा का सारा टैक्स बर्डन उन्हीं के ऊपर था। ऑलराइट, द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। नाउ व्हाट वाज फ्यूडल सिस्टम? इट वाज द सोशल सिस्टम और द पॉलिटिकल सिस्टम इन फ्रांस, जहां पर जो लैंडलॉर्ड होता था, ठीक है,
जो लैंडलॉर्ड होता था वो टीनेंट्स को या कि वो पीजेंट्स को क्या देता था, वो पीजेंट्स को लैंड दे देता था रहने के लिए, ठीक है, और उसके बदले में पीजेंट जो था वो अपने लॉर्ड को सर्व करता था, ठीक है। जितने भी उसके हाउस होल्ड वर्क हुआ करते थे या कोई भी काम उसका हुआ करता था, पीजेंट को या टीनेंट को उसका सारा का सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट में करना पड़ता था, ठीक है। सो दिस वॉज द फ्यूडल सिस्टम। नाउ द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो ये जो टर्म था ओल्ड रिजाइम, ठीक है, ऑलराइट, तो यानी कि फ्रांस, जो फ्रांस था वो क्या था, फ्रांस था मोनार्की, ऑलराइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस क्या था, मोनार्की था, एब्सोल्यूट मोनार्की में विश्वास करता था, बिलीव करता था, एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि जो राजा ने डिसीजन दे दिया वो फाइनल हो गया, जो राजा ने बोल दिया वो हो गया। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज द केस, ठीक है। सो द ओल्ड रिजाइम, ठीक है, जो पहले का जो रिजाइम हुआ करता था यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की, उस टाइम की ये बात कर रहे हैं, ऑलराइट। सो इट यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। देन अब ये देख सकते हैं आप, फ्रेंच सोसाइटी, अ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, यानी कि एक तरीके का किंगडम, राज्य। कैसे, देखिए, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट जो अभी हमने पढ़ा। सो फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। स्टेट्स मतलब एक तरह का किंगडम, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट स्टेट में आते थे कौन लोग, फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी। अब ये क्लर्जी लोग कौन होते थे, देखिए, इनके पास स्पेशल राइट्स होते थे, इनके पास स्पेशल फंक्शंस होते थे कि जितने भी रिचुअल्स यानी कि जो चर्च की एक्टिविटीज हैं उन सबको यही संभालेंगे, यही देखेंगे, रूल्स रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू चर्च एंड ऑल, ठीक है, वो सब यही देखेंगे। तो प्रीस्ट, अपर क्लास लोग, और ये जो प्रीस्ट हैं, बिशप्स हैं, ठीक है, तो जितने भी रिचुअल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू चर्च और उसके इंस्टीट्यूशंस, वो सब किसके हाथ में होगा, वो क्लर्जी के हाथ में होगा, ठीक है। तो एक तरह का जो उनका स्टेटस था वो बहुत ऊपर था, ऑलराइट। देन उसके बाद आ जाते हैं नोबिलिटी क्लास, यानी कि वो क्लास बिलोंग, एक्चुअली द क्लास विच बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली, द फैमिली ऑफ अ किंग, ठीक है, किंग के मिनिस्टर्स, किंग के बहुत खास, द पीपल ऑफ हाईएस्ट सोशल रैंकिंग ऑर्डर, एरिस्टोक्रेटिक पीपल, एरिस्टोक्रेसी क्लास यहां पर बिलोंग करती थी, नोबिलिटी। इज दैट क्लियर टू यू? ऑलराइट। देन थर्ड स्टेट, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट अलोन बेयर्ड द टैक्सेस। तो टैक्स की जिम्मेदारी यानी कि टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती थी, वो होती थी थर्ड स्टेट के हाथ में। इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्स, इनको नहीं पे करना पड़ता था। सारा का सारा जो बर्डन था टैक्स का वो किसके ऊपर जाता था, वो थर्ड स्टेट के पास जाता था। इज दैट क्लियर टू यू? देन तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको डिफरेंस दिख जाएगा पिक्चर देखकर ही, ऑलराइट। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन किसकी ज्यादा थी, पीजेंट्स की, ठीक है, मगर उसमें से बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके पास लैंड हुआ करता था। देन 60% जो जमीन थी, जो लैंड था, उसको कौन ओन करता था, नोबल्स। अभी हमने डिस्कस किया नोबिलिटी क्लास, उसको ओन करते थे चर्च के लोग एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, ठीक है। सो द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स, दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, they enjoyed certain privileges
बाय बर्थ, यानी कि जन्म से ही उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, बहुत सारे अधिकार मिलते थे, क्योंकि दे बिलोंग फ्रॉम अ नोबिलिटी क्लास, रॉयल फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल उनको प्रिविलेज भी बाय बर्थ ही मिलेगा। ठीक है, सो दिस वाज द केस। देन एग्जेम्पशन, अब ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, ठीक है, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, टैक्स पे नहीं करना पड़ता था उनको, फर्स्ट और सेकंड स्टेट। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, फ्यूडल प्रिविलेजेस अभी हमने फ्यूडलिज्म डिस्कस किया था, ठीक है, एक ऐसा पॉलिटिकल या सोशल सिस्टम जहां पर जो लैंडलॉर्ड होता है वो अपनी जमीन टीनेंट को दे देता है, पीजेंट को दे देता है, और उसके बदले में पीजेंट उसको सर्व करता है। ठीक है, और ये एक्चुअली लॉर्ड के ऊपर होता है कि वो उसको कितना पैसा देगा या नहीं भी देगा। तो जितने भी छोटे छोटे हाउस होल्ड ड्यूटीज है, झाड़ू पोछा करना, सफाइयाँ करना, उसका काम करना, जितना भी सारा काम था वो सारा का सारा काम कौन करता था? लोअर क्लास के लोग। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म वॉज प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। देन दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। तो फ्यूडल ड्यूज, ठीक है, यानी कि आपने जमीन तो दे दी मगर उस जमीन का रेंट वो पीजेंट को ही बेयर करना पड़ता था, तो ये भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन ही था। ठीक है, सो पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसकी मजबूरी है, उसको करना पड़ेगा, वरना वो भूखे पेट ही मर जाएगा अगर नहीं करेगा तो। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। तो जितना भी मुश्किल काम होता था, जितने भी काम होते थे, ठीक है, इधर उधर के काम होते थे, वो सारे के सारे काम पीजेंट्स को करने पड़ते थे, बेचारे की मजबूरी हुआ करती थी। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज सर्वाइवल। देन द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड तिथेज, यानी कि जो तिथिस थी, चर्च के लोग ये टैक्स एक्सट्रैक्ट करते थे, टैक्स लगाते थे इन द नेम ऑफ तिथेज फ्रॉम द पीजेंट, यानी कि 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है, उनको देना पड़ता था चर्च के लोगों को। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। तो थर्ड मेंबर्स के पास पूरी की पूरी जिम्मेदारी थी टैक्स पे करने की। देन दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड तिएल, ठीक है, and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt of tobacco, salt और tobacco। तो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस थे, अब ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स था, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, एंड देयर वाज सर्टेन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच वर लिवाइड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो भी पे करना पड़ता था थर्ड स्टेट को ही। द बर्डन ऑफ financing activities of the state through taxes was borne by third state alone। याद रखना, जितना भी टैक्सेस था, ठीक है, या फिर द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, स्टेट की जितनी भी एक्टिविटीज होती थी, चाहे वो एक्टिविटी आर्मी के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो एक्टिविटी राजा के निजी कामों के लिए हो, राजा की कोई भी नीतियों के लिए हो, ठीक है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज की जो जिम्मेदारी थी, जितना भी पैसा खर्च होना था, वो कहां से आएगा? वो थर्ड स्टेट से ही आएगा। ठीक है, बेचारे मजबूर थे। देन नाउ द स्ट्रगल टू सर्वाइव, अब कैसे सर्वाइव करें? अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। प्लीज लिसन दिस केयरफुली। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 1789 में, वो 28 मिलियन हो गई। कहां से? 1715 में उसकी पॉपुलेशन 23 मिलियन थी। तो इतना राइज पॉपुलेशन में आप ये देख सकते हैं
ये क्या प्रतीत होता है? What it signifies? 23 million in 1715 to 28 million in 1789, यानी कि बर्डन और बढ़ेगा. This led to a rapid increase in the demand for food grains. भाई लोग बढ़ेंगे तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगी, है ना? डिमांड तो बढ़नी है ऑब्वियसली, एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. सो द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, यानी कि जितना प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चरल फील्ड में, वो डिमांड पूरी नहीं हो पाती थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे मगर प्रोडक्शन इतना ही होता था, लोग इतने हैं. देन सो द प्राइजेस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट, अभी जो हमने डिस्कस किया, ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रोज रैपिडली. तो ब्रेड के प्राइजेस बढ़ गए. अब भाई प्राइजेस बढ़ गए बट इनकम तो है ही नहीं कुछ, या जिनकी जितनी इनकम है वो तो उतनी ही है. समय के हिसाब से इनकम भी बढ़े, चलो बंदा मान ले, मगर ऐसा तो हुआ नहीं. तो बहुत दिक्कत में आ गई फ्रांस की जनता. देन wages of the workers did not keep pace with the with the rise in prices. अब वर्कर्स की जो वेजेस थी, भाई आपने फूड के प्राइस तो बढ़ा दिए, आपने दाम बढ़ा दिए, बट उस हिसाब से वर्कर की इनकम भी तो बढ़ाओ. वर्कर कैसे मीट कर पाएगा अपनी डिमांड, अपनी फैमिली की नीड्स को कैसे मीट कर पाएगा? नथिंग. कहां से लाएगा वो? तो ये एक केस था. द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड. ठीक है, रिच और पुअर के बीच में जो गैप था वो बढ़ता गया. थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. और जिसको बोलते ना कंगाली में आटा गीला, ये सिचुएशन उनके साथ और हो गई. यानी कि वैसे ही हमारे साथ में क्राइसिस आ रखा है, और क्राइसिस के अलावा जहां पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए, हेल स्टॉर्म आ जाए जिसने सारे के सारे हार्वेस्ट को नष्ट कर दिया, उस केस में तो पीजेंट बिल्कुल ही मर जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? तो ये क्या चल रहा है यहां पर, कितना मुश्किल हो चुका है सर्वाइवल. देन this led to a subsistence crisis. This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France in the old regime. Subsistence crisis का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है. Subsistence crisis का मतलब यह है कि आप अपनी लाइवलीहुड को सरवाइव करने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हो. ठीक है, अपनी लाइवलीहुड को संभालने के लिए आप क्या क्या नहीं कर सकते, आपको एकदम उसको बचाना पड़ेगा. बट कैसे बचाओगे? तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस यानी कि जो आपकी रोजी रोटी है अब आपके हाथ से एकदम जा चुकी थी. इज दैट क्लियर? देन हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस. अब ये बहुत अच्छी फिगर है, ठीक है, तो हम एक एक करके यहां पर लिखते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है. देखिए, बैड हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? बैड हार्वेस्ट का मतलब स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन्स. ठीक है, स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन्स. जब ग्रेन्स की स्केर्सिटी होगी यानी कि उसकी कमी होगी, तो उसके बाद क्या होगा? इंक्रीज प्राइजेस ऑफ फूड. इंक्रीज प्राइजेस ऑफ फूड. अब प्राइस यानी कि फूड के दाम बढ़ जाएंगे. द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड. वो तो बेचारा खरीद ही नहीं पाएगा. अब जब वो नहीं खरीद पाएगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा फूड राइट्स. ठीक है,
सो द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। उस केस में क्या होगा, फूड राइट्स, और फूड राइट्स के अलावा वीकर बॉडीज, लोग तो कमजोर होंगे, जाहिर सी बात है। वीकर बॉडीज, ठीक है। फूड राइट्स, फूड राइट्स क्या करेगा, फूड राइट्स डिजीज एपिडेमिक्स, यानी कि बहुत ही लार्ज स्केल पर भुखमरी फैल जाएगी, बीमारियां फैलेगी, और बीमारियां फैलेगी, वीकर बॉडीज होंगी, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, लोग मरेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस। सबसिस्टेंस क्राइसिस यानी कि रोजी रोटी, जो आपका लाइवलीहुड है, आप अपनी लाइवलीहुड के लिए बहुत कुछ कर जाते हो क्योंकि आपको सरवाइव करना है एट द एंड ऑफ द डे। मगर सर्वाइवल में जब ये सब आ जाता है, सर्वाइवल के पीछे जब ये सब आ जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड रिजल्टेंट क्या होता है, ये होता है। तो आपकी जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, यानी कि जो सबसिस्टेंस क्राइसिस, जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, वो खतरे में आ जाती है। इज दैट क्लियर? सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ऑलराइट, तो आज का ये सेशन हम यही समाप्त करते हैं। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनकी मदद हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वेरी वंडरफुल डे। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।